तो हम आज पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल में बाह्य आक्रमणों के बारे में। तो बाह्य आक्रमण में सबसे पहले हम ईरानी आक्रमण को समझेंगे। ईरानी आक्रमण जो 510 बीसी में हुआ था, जो डेरियस के द्वारा किया गया था, उसका परिणाम समझेंगे। यानी उत्तर पश्चिम के कुछ भूभाग पर ईरान का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ। यानी डेरियस जो ईरान या उस समय फारस का जो राजा था, उसने आक्रमण किया और उत्तर पश्चिम यानी अफगानिस्तान के एरिया पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। उत्तर पश्चिम भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचलन प्रारंभ हुआ, जो राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। इसका प्रभाव हमें आगे भी दिखाई देगा। खरोष्ठी लिपि आगे चलकर वहाँ की मूल लिपि या मूल भाषा के रूप में उभरेगी। मौर्य कला यानी स्तंभ जो मौर्यों ने बनवाए, उन पर भी ईरानी प्रभाव का उल्लेख हमें पूर्ण रूप से दिखाई देता है। ये तो था आपका ईरानी आक्रमण। इसके बाद हम दूसरा आक्रमण पढ़ेंगे जो सिकंदर के बारे में। आप सभी सिकंदर को जानते होंगे। सिकंदर का आक्रमण 326 से 325 बीसी में हुआ। सिकंदर मैसिडोनिया जो यूनान में था उसका शासक था। उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर ने कई गणराज्यों पर नियंत्रण स्थापित किया। आम्भी जो था वह तक्षशिला का शासक था। उसने अधीनता स्वीकार कर ली बिना लड़ाई किए। लेकिन जो पोरस था वह अत्यंत साहसिक तरीके से सिकंदर का प्रतिरोध किया और उससे वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका राज्य लौटा दिया। इसके बाद हम सिकंदर के बारे में और देखेंगे कि सिकंदर की सेना थकान के कारण और नंदों की सेना के भय से आगे बढ़ने से इनकार किया। जब सिकंदर की सेना पोरस के साथ युद्ध कर रही थी तो उसे यह भी पता चल गया था कि आगे मगध में जो उस समय सबसे शक्तिशाली गणतंत्र था, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, पोरस से भी ज़्यादा बड़ी वहाँ पर सेना है। और वहाँ के जो उनकी सेना में थे सिकंदर की, वह उससे भयभीत हो गए और वहाँ से भय के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर के अभियान से भारतीय इतिहास का तिथिक्रम निर्धारित करना आसान हुआ, क्योंकि यूनानी लोग तिथियों को अच्छे तरीके से लिखते थे, इसलिए उसका तिथिक्रम हम आसानी से समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम भारत में मूर्ति कला और सिक्कों का निर्माण पर भी यूनानियों का प्रभाव दिखा, तो हम इससे समझ सकते हैं। सिकंदर के साथ साथ इतिहासकार, दार्शनिक व ज्योग्राफर भी आए थे भारत। यहाँ भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसी के साथ हम देख लेंगे महाजनपदों के बारे में। उस समय में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों के विषय में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहला एक महाजनपद था कंबोज, जिसकी राजधानी थी राजपुर या हाटक। उसके बाद गंधार जो अफगानिस्तान में मिलता है, उसकी राजधानी थी तक्षशिला, जहाँ का शासक आम्भी था। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली का एरिया है वो। पांचाल जिसकी राजधानी अहि क्षेत्र व कांपिल्य थी, 2 राजधानियाँ थीं। सुरसेन जिसकी राजधानी मथुरा थी। मत्स्य महाजनपद जिसकी राजधानी विराट नगर थी। अवंती जो एमपी में पड़ता था, उसकी राजधानी उज्जैन और महिष्मती थी। इसके बाद देखेंगे चेदी महाजनपद था, उसकी राजधानी सूर्यवती थी। अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटिल थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी वह श्रावस्ती और साकेत थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। वज्जी जो था वह 8 गढ़ों का संघ था, जिसमें सबसे शक्तिशाली जो गढ़ था वह वैशाली के लिच्छवी थे। इसी जो वज्जी है इसीलिए इसे गणतंत्र कहा जाता था, क्योंकि 8 गढ़ों का जो एक संघ था उसमें जो शक्तिशाली होता था उसे राजा स्वीकार किया जाता था। और ये 8 गढ़ों के शासक मिलकर एक निर्णय लेते थे, बिल्कुल गणतंत्र टाइप का, लेकिन वह राजाओं के लिए थे, शासकों के लिए गणतंत्र की व्यवस्था थी, ना कि आम जनता के लिए। इसके बाद हम देखेंगे मल्ल की राजधानी थी कुशीनारा और पावा। मगध की राजधानी एक टाइम पर राजगृह गिरिविज
यानी राजगृह, वहीं गिरिवज भी कहा जाता था। उसके बाद पाटलिपुत्र बनी। कुछ समय के लिए वैशाली भी आगे समय में रही है। अंग, जिसकी राजधानी चंपा है। इसे हम एक बार आसानी से मैप पर देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आपका जो ये वाला एरिया है वह कंबोज था। ये वाला एरिया तक्षशिला, और इधर ही आपको गंधार देखने को मिलेगा। ये वाला एरिया कुरु, इधर पंचाल। जो ये कुरु था वह हरियाणा, दिल्ली और यूपी में इसकी सीमाएं लगती थी। इतने एरिया में देखेंगे तो यहाँ पर वत्स, इस वाले एरिया पे कुरु, कौशल, यहाँ मगध था बिहार में, यहाँ वज्जी था, यहाँ अंग था। ये गंगा नदी के इस साइड वज्जी था और इस साइड अंग और मगध। इधर हम देखेंगे तो चेदी वंश एमपी में, अवंती वंश भी एमपी में देखा जाता है। यह एक अस्मक था जो दक्षिण भारत का केवल एक महाजनपद है, जो आंध्र प्रदेश में था, और 15 महाजनपद उत्तर भारत में है और दक्षिण भारत में सिर्फ एक महाजनपद की जानकारी मिलती है, विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी के पास। इसके बाद हम नोट में कुछ देख लेंगे। अवंती, वत्स और कौशल, मगध को सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता था। अवंती का शासक प्रद्योत, वत्स का उदयन, कौशल का प्रसेनजीत। हम कुछ कुछ शासकों के बारे में जानेंगे, पर हमें हर एक महाजनपद के शासकों के विषय में जानना आवश्यक नहीं है। तो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करते हैं, ना कि अतिरिक्त जानकारी समझने के लिए। मगध महाजनपद में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। मगध की सफलता में विभिन्न कारणों की भूमिका थी। इस पर क्वेश्चन आ सकता है या आपके जानकारी के लिए अच्छा होगा। जैसे मगध में योग्य शासक, कोई भी राज्य अगर उन्नति करेगा तो वहाँ पर एक योग्य शासक का होना अनिवार्य है, और बेहतर रणनीति का भी। मगध के पास आय के व्यापक स्रोत थे, क्योंकि यह गंगा के दोआब क्षेत्र पे, गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र पे था। सिक्कों का प्रचलन, लोहा और खानों की मगध तक आसानी तक पहुंचना, जो उस समय लोहे से हथियार बनाए जाने लगे थे। जिसके पास लोहा होगा उसके पास उन्नत हथियार भी होंगे। और उत्तर पूर्वी भारत में हाथियों की आपूर्ति, क्योंकि मगध के पास सबसे ज़्यादा हाथी थे, इसलिए उसकी सेना भी उन्नत थी। हम देखेंगे आगे चलकर कि चंद्रगुप्त मौर्य और उसका चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी की, तो उसने अफगानिस्तान का कुछ एरिया चंद्रगुप्त मौर्य को दिया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार में उसे हाथियों को गिफ्ट किया था या उसे भेंट दी थी। जैसे राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था तथा पाटलिपुत्र 3 नदियों से। मगध की राजधानी जो थी वह सुरक्षित थी, क्योंकि जो राजगृह पहले थी वह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी और पाटलिपुत्र 3 नदियों से। हम अब मगध पर शासन करने वाले प्रमुख वंशों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेंगे। सबसे पहले जो वंश की जानकारी मिलती है वह हर्यक वंश है, जो 544 बीसी से 412 बीसी तक है। बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, इसके बाद उदयन और नागदर्शक। बिंबिसार को इसके पुत्र अजातशत्रु ने ही मार दिया था, और उदयन ने इसके पुत्र को, इस मतलब कि उदयन जो इसका पुत्र था, इसने अजातशत्रु को मार दिया। इसलिए इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं, जो आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद शिशुनाग वंश आया, जो 412 बीसी से 344 बीसी तक माना गया। शिशुनाग वंश का सबसे पहला शासक या संस्थापक शिशुनाग था। उसके बाद कालाशोक, कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीति कराई, जिसके लिए यह जाना जाता है। इसके बाद हम नंद वंश देखेंगे, जो 344 बीसी से 322 या 23 बीसी तक माना जाता है। इसका संस्थापक महापद्मनंद था। और इसके बाद घनानंद, घनानंद को 2 विषयों के बारे में जाना जाता है। यह एक सिकंदर के समकालीन था और चाणक्य को इसने अपमानित किया था। इन 2 कारणों की वजह से इसे अच्छे से जाना जाता है। इसके बाद हम देख लेंगे कि गणतंत्र, गणतंत्र क्या है। उस समय गणतंत्र किस तरीके से था। तो गणतंत्र कई परिवार मिलकर शासन करते थे। उन्हीं परिवारों में एक प्रमुख को चुनते थे। हर परिवार का अपना क्षेत्र होता था
व सेना भी होती थी, यानी कि कुछ शासकों का समूह था, उनमें से किसी एक शासक को प्रमुख चुन लिया जाता था। तो उन शासकों का अलग अलग क्षेत्र भी होता था। जैसे बुद्ध कपिल वस्तुगढ़ से थे, जो एक गणतंत्र का भाग था। राजचंद्र से गणतंत्र कमजोर था और कुछ समय में लुप्त हो गया। वह कमजोर था इसीलिए लुप्त हो गया। गणतंत्र में अलग अलग कर न्यायिक ढांचा सेना थी इसलिए। इसके बाद हम धर्म को थोड़ा सा समझेंगे, और धर्म के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि धर्म का टॉपिक बड़ा है और यह वीडियो में आ नहीं पाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।